हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग आ चुके हैं भाई इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 10 के ऊपर। आयोनिक इक्विलिब्रियम का ये फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई देखो। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे के का और के बी का रिलेशन। कल हमने वीक एसिड के लिए के निकाला था और वीक बेस के लिए के बी निकाला था। अगर कुछ ऐसा हो कि एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस सेम रिएक्शन में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में के और के बी का रिलेशन आखिर क्या होगा, ये हमें देखना है। साथ में हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा भाई पॉलीबेसिक एसिड्स का। कुछ ऐसे एसिड जो कि मल्टीपल नंबर ऑफ H प्लस आयन भी दे सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलेगा, ये सब स्टडी करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद में नीट के जेई के प्रैक्टिस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। स्टार्टिंग करते हैं भाई एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर के लिए के और के बी का रिलेशन निकालने से। ये क्या है भाई देखो, मान लो हमारे पास एक वीक एसिड है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HF ये एक एसिड हमारे पास है। क्योंकि ये वीक एसिड है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होने वाला। ये डिसोसिएट होगा H प्लस में और एफ नेगेटिव में। इस रिएक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एच एफ हमारा वीक एसिड हो गया, एच प्लस वो प्रोटॉन हो गया जो इसने दिया है, और एफ नेगेटिव को बोला जाता है इसका कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पर मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं, एच एफ इज वीक एसिड एंड एफ नेगेटिव इज कॉन्जुगेट बेस। डब्ल्यू ए वीक एसिड और सी बी मतलब कॉन्जुगेट बेस। अब यहां पर ये एफ नेगेटिव जो भी बेस है भाई, इसका भी अपना एक डिसोसिएशन कांस्टेंट जरूर होता होगा। इसका क्या मतलब है देखो, जैसे एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हम लोग के बोलते हैं, और ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मतलब कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई एफ नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, तो इसको बोला जाता है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर एफ नेगेटिव जो कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस की तरह ही काम करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये सॉल्यूशन वाटर में बनाया होता तो HF प्लस H2O मिलके क्या देते भाई, H प्लस देते और F नेगेटिव देते। H प्लस की बजाय वहां पर हाइड्रोनियम आयन मिलता, H3O पॉजिटिव बनता। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन हमने वोटर में कराई है, वोटर के अंदर HF को हमने डाला हुआ है, मतलब F नेगेटिव जहां पर प्रेजेंट है वहां पर ढेर सारे वोटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और वोटर मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन करा देगा हमारा ये F नेगेटिव, हमारा कॉन्जुगेट बेस। तो इससे क्या बनेगा भाई, क्योंकि ये बेस की तरह काम कर रहा है तो बेस ब्रोंस्टेड के हिसाब से वो होते हैं जो H प्लस आयन को निकाल लें। वोटर में से H प्लस आयन ये निकाल लेगा और वापिस से क्या बना लेगा, HF बना लेगा। और वोटर में क्या बचा भाई, हाइड्रोक्सिल आयन बच गया। तो बेसिकली HF का जो कॉन्जुगेट बेस था उसने पानी के साथ रिएक्शन की, जिसमें उसने बेस की तरह काम किया, प्रोटॉन निकाल लिया, जिससे हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास बन गया। अब इस रिएक्शन के लिए जो Kb होगा वो क्या होगा भाई देखो, इस कॉन्जुगेट बेस के लिए इस रिएक्शन में Kb हो गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि हो जाएगी HF एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एफ नेगेटिव। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना भाई, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। क्योंकि वाटर हमारे पास सोलवेंट का मॉलिक्यूल है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, सोलवेंट बहुत एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट। तो प्योर लिक्विड अगर है तो प्योर लिक्विड की तरह ही हम लोग इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मान सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 1 ही होगी। इसलिए डिवाइड में H2O लिखने की कोई भी सेंस नहीं बनती। ठीक है भाई, ये हो गया के ए एंड के बी। अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, यहां पर जो के डब्ल्यू होता था वोटर का, मतलब वोटर का सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट,
वो होता था कुछ इस तरह से, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इस तरीके से वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन अगर हो रहा है तो KW हमारे पास होता था H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अगर ये रिएक्शन भी हम लोग मान लें कि वाटर में ही हो रही है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई H2O और ऐड कर देते हैं, H प्लस की बजाय बना देते हैं H3O पॉजिटिव। वही बात हो गई। एसिड क्योंकि हमारा HF था, मैंने यहाँ पर HA लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, HF लिख देते हैं इसको भी। ठीक है भाई, ये Ka और Kb की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गई। यहाँ पर भी हम लोग H प्लस की बजाय H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं, एक ही बात है। इस तरीके से भाई, तो Ka की वैल्यू हो गई HF के लिए, Kb की वैल्यू हो गई F नेगेटिव के लिए, और Kw जो होता है वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट, वाटर के सेल्फ डिसोसिएशन से जो आयोनिक प्रोडक्ट बनता है वो होता है Kw। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -14। इसको ये भी मान सकते हो, ये वैल्यू भी ध्यान रखने वाली है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो यहां से हमारे पास निकलेगा HF वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, और यहां से हमारे पास क्या निकलेगा F नेगेटिव जो कि कॉन्जुगेट बेस था हमारे मेन एसिड का, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मैं इन दोनों की कर देता हूं मल्टीप्लाई, अगर मैं इन दोनों की कर देता हूं भाई मल्टीप्लाई, तब क्या होगा देखो, रेड पेन से करते हैं। Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb हमें करना है, क्या होगा H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई F नेगेटिव डिवाइडेड बाई HF। ये वैल्यू हो गई हमारी Ka की। इसकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे Kb से तो क्या हो जाएगा भाई, HF ऊपर आ गया, हाइड्रोक्सिल आयन भी एक और ऊपर आ गया, डिवाइड में चला जाएगा F नेगेटिव। यहाँ पर बहुत सी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। कौन सी कैंसिल आउट होगी देखो, F नेगेटिव से F नेगेटिव कैंसिल, HF से HF कैंसिल, तो Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb हमारे पास किसके इक्वल आ गया, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो ये हमारा KW के ही बराबर आ गया। तो Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb जो होगा किसी वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के लिए, वो किसके बराबर होता है हमेशा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर होता है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -14 हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई हमारे पास एक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई वीक एसिड है तो वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर Ka है, और उससे जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb है, तो वहां पर उन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी वो Kw के बराबर होगी, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगी। यहीं से हम लोग दो तीन चीजें और भी निकाल सकते हैं भाई। देखो हमारे पास Ka Kb का एक्सप्रेशन आ गया, हम लोग अगर तीनों तरफ क्या करें भाई, नेगेटिव लॉग ले लें, यहाँ पर हम लोग ले लें नेगेटिव लॉग, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw। तो यहाँ पर बेसिकली बन जाएगा Pkw, राइट साइड में बन जाएगा Pkw, दिस विल बी इक्वल टू Pka प्लस Pkb। लॉग का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ पर भी नेगेटिव लॉग ले लिया दोनों का, और यहाँ पर भी नेगेटिव लॉग ले लिया Kw का। नेगेटिव लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पीएच होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ Kw Pkw हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka Pka हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb Pkb हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक और एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, Pka प्लस Pkb मिलके कितना बना लेंगे, Pkw बना लेंगे। अब यहाँ पर देखो इसकी अगर वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है तो इस तरफ भी नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज टू द पावर -14, ये कितना हो जाएगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। तो वीक एसिड अगर दिया हुआ है
हमें कोई बता दे कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है और उसके कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड। हमें पता है जब भी कोई वीक एसिड होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ka, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उस कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Kb। ये हमेशा Kw के बराबर होगा और Kw की वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, 10 रेज टू द पावर -14 होती है। इस एक्सप्रेशन का यूज हमें करना है और सोल्व करना है भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस MOH इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -6, देन कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। एक बेस हमें दे रखा है MOH, अगर ये बेस है तो M पॉजिटिव में और OH नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट होने वाला है। इसके लिए हमें Kb दिया हुआ है। Kb इज बेसिकली 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -6। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बन गया, M पॉजिटिव। ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ में मिलके वापिस से बना लेगा MOH, जिसकी वजह से वाटर के H+ आयन रिलीज हो जाएंगे। तो बेसिकली MOH हमारा वीक बेस था, M पॉजिटिव हमारा इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ये कॉन्जुगेट एसिड ने वाटर के साथ में रिएक्शन की और बना लिया हमारा वीक बेस प्लस में प्रोटॉन्स। इस तरीके से इस रिएक्शन का Ka हमको निकालना है। निकाल सकते हैं भाई। देखो अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो रही है। Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb ये होता है 10 रेज टू द पावर -14 के बराबर। Ka कितना हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -14 डिवाइडेड बाई Kb। Kb की वैल्यू हमें दे ही रखी है, कितनी है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -6। इसको सोल्व करेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -9। ये हो जाएगी Ka की वैल्यू। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। Kb दे रखा था, Ka निकालना था। बस यहाँ पर ध्यान में ये रखना Ka क्या है, Kb क्या है, Kw क्या है। Kw is ionic product of water, Ka is the dissociation constant of acid और Kb is dissociation constant of conjugate base of that acid। अगर वहीं पर हमें ये बोल दिया जाए कि Kb जो है वो वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो Ka क्या हो जाएगा, उसके कॉन्जुगेट एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो एसिड और बेस है ना, ये एक कॉन्जुगेट पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं हर रिएक्शन में ही। ठीक है भाई, ये हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स। पॉलीबेसिक एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझो। हमने कुछ एसिड पढ़े हैं इस तरह के, HCl, HF, ये सब क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड भी हो गया जैसे CH3COOH, ये भी हमने पढ़ा है। ये सारे ही एसिड एक ही H+ आयन दे रहे हैं। एक HCl का मॉलिक्यूल है, एक ही H+ आयन दे सकता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि मल्टीपल प्रोटॉन्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये 2 H+ आयंस दे सकता है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये 2 H+ आयंस दे सकता है। अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है भाई, इन दोनों प्रोटॉन्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती, दोनों की एसिडिटी सेम नहीं होती। H2SO4 एक ही बार में दोनों प्रोटॉन्स लूज नहीं करता। यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। ऐसे देखो, H2SO4 का फॉर्मूला है भाई कुछ इस तरह। तो H2SO4 क्या करता है, पहले एक H+ आयन अपना देगा, मतलब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, एक H+ आयन हमें मिल गया। यहां पर क्या बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। अगले स्टेप के अंदर ये क्या करेगा, अपना दूसरा प्रोटॉन लूज करेगा। यहां पर फिर से एक बॉन्ड ऐसे ही क्लीव होगा,
एक H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा और SO4 2 नेगेटिव हमें मिल जाएगा। मतलब अगर एक पॉलीबेसिक एसिड हमारे पास है तो उसका डिसोसिएशन स्टेप वाइज होता है। अब ये तो क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड था इसलिए हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम पढ़ रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग एसिड लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कुछ इस तरह का होता है भाई, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। इसके अंदर भी दो प्रोटॉन्स हैं जो कि दोनों लूज किए जा सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं होते, 1 बाय 1 होते हैं। पहले स्टेप में फॉर एग्जांपल क्या हो गया, एक H प्लस आयन लूज हो गया और हमें क्या मिल गया भाई, एक जगह पर हमें मिल गया O नेगेटिव। ये रिएक्शन हमारे पास हो गई। इससे अगले स्टेप में क्या होगा, इससे अगले स्टेप में एक और H प्लस आयन निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये मिल जाएगा। मतलब पॉलीबेसिक एसिड का डिसोसिएशन जो हो रहा है वो स्टेप वाइज हो रहा है। पॉलीबेसिक का मतलब है मल्टीपल बेसिस को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। पॉलीबेसिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, बेसिक एसिड का यहाँ पर क्या मतलब है, देखो एक H प्लस आयन एक बेस के हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। HCl का एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए HCl को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली बेसिक एसिड नहीं बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड बोलेंगे। जितने H प्लस आयन देगा उतने ही बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है और जितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है उसी के बेस पे उसे बोला जाता है पॉलीबेसिक एसिड। वो मोनोबेसिक होगा या डाई बेसिक होगा या फिर ट्राई बेसिक होगा। जितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है एसिड उतना ही वर्ड आ जाता है पॉली की जगह पर। तो ऑक्सैलिक एसिड को मैं बोल सकता हूं इट इज ए डाई बेसिक एसिड। ये दो बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है या फिर ये बोल सकते हैं कि ये दो H प्लस आयन दे सकता है। इस तरीके से भाई इसका स्टेप वाइज डिसोसिएशन होता है। और क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो हम यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि इसका डिसोसिएशन जो होगा वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा भाई। ये डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ ये देखो, पहले तो COOH का होल ट्वाइस, ये था ऑक्सैलिक एसिड, इसने दो H प्लस आयन दे दिए, साथ में इसने क्या दिया, COO नेगेटिव का ट्वाइस। इस तरीके से आयन हमें मिल गया। ये ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन बिल्कुल सेम ऐसे ही हो नहीं रही। एक बार में दोनों H प्लस आयन नहीं निकलते, स्टेप वाइज डिसोसिएशन होता है। अगर जनरली ऐसे रिएक्शन अगर हम लोग थ्योरेटिकली लिख भी दें तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा Ka, और वो किसके बराबर होगा भाई, H प्लस आयन कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और COO नेगेटिव होल ट्वाइस की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई। प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो हम पावर में लिखते हैं। COO2, यहाँ पर ये ऐसा मत समझना कि 2 मोल बन गए हैं, जी नहीं, ये 2 मोल नहीं है, ये एक ही मोल है इस आयन का। ठीक है, ये आयन ही ऐसा है, आयन का फॉर्मूला ही ऐसा है, बना इसका एक ही मोल है। डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, COOH 2 की कंसंट्रेशन मतलब ऑक्सैलिक एसिड की कंसंट्रेशन, ये Ka हो गया भाई ओवरऑल रिएक्शन का। अब लेकिन दिक्कत क्या है भाई, हम डायरेक्टली ये Ka निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसका डिसोसिएशन तो स्टेप वाइज होता है। तो हमें स्टेप वाइज रिएक्शंस का ही डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर निकालना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो पहले स्टेप में यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड एक H प्लस आयन लूज करके ये आयन बना रहा है। इसके लिए हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे और उसको बोल देंगे Ka1। तो यहाँ से देखो Ka1 जो बना वो क्या हो जाएगा भाई, किसके बराबर हो जाएगा, देखो COO नेगेटिव COOH, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई, अच्छा हम क्या करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपलीफाई बनाने के लिए ना इन एसिड्स को ऐसे नहीं लिखते, हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा हमारा डेरिवेशन इससे। हमें ऑक्सैलिक एसिड का केस समझ में आ ही गया।
क्या होगा भाई, एक होगा एनायन और दो लगे होंगे वहां पर प्रोटॉन, H2A इसको बोल लेते हैं। ठीक है भाई, H2A ये हो गया। ओवरऑल रिएक्शन में ये एसिड 2H प्लस आयन देगा और A 2 नेगेटिव आयन देगा। इसके लिए जो Ka होगा वो क्या होगा, H प्लस के स्क्वेयर के बराबर होगा और A 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन के बराबर होगा। डिवाइड इसको कर देंगे H2A से, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई। तो ये वैल्यू होगी भाई हमारे पास फाइनली Ka की। इससे हमें बार बार ये ऑक्सैलिक एसिड का एनायन वगैरह नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, ये फायदा ऐसा लिखने से हो जाएगा। सिमिलरली इसी की अगर हम लोग स्टेप वाइज रिएक्शन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, H2OA पहले स्टेप में Ha नेगेटिव देगा और एक H प्लस आयन को लूज कर देगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, Ha नेगेटिव जो था ये अपने दूसरे H प्लस आयन को भी लूज कर देगा और A2 नेगेटिव हमें देगा। इस रिएक्शन के लिए जब हम लोग निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट उसको Ka1 बोल देंगे। इसके लिए जब निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट उसको Ka2 बोल देंगे। इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं भाई। Ka1 किसके बराबर हो गया, Ha नेगेटिव H प्लस डिवाइडेड बाई H2A। Ka2 किसके बराबर हो गया, H प्लस A2 नेगेटिव डिवाइडेड बाई Ha नेगेटिव, इसके बराबर हो गया। अब आगे हमें क्या करना है भाई, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम Ka निकाल पाए अगर हमें Ka1 और Ka2 दिया हो, क्योंकि अगर पॉलीबेसिक एसिड है जो कि स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएट हो रहा है तो हमें एग्जामिनर ऐसे ही बताने वाला है कि पहला H प्लस आयन जब निकल रहा है तब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है, दूसरा H प्लस आयन जब लूज कर रहा है सेकंड डिसोसिएशन हो रहा है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है, ओवरऑल एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें Ka1 की और Ka2 की, ग्रीन पेन से लिखते हैं, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें Ka1 की और Ka2 की तो वो देखते हैं भाई कितना आएगा। देखो Ka1 हमारे पास है Ha नेगेटिव, यहां से वैल्यू मैं ले रहा हूं, यहां से डिवाइडेड बाई H2A, ये हो गई Ka1 की वैल्यू। मल्टीप्लाई करना है Ka2 से, H प्लस आयन A2 नेगेटिव डिवाइडेड बाई Ha नेगेटिव। यहां से देखो भाई क्या क्या कैंसिल होता दिख रहा है, Ha कैंसिल हो जाएगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ये हो जाएगी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A2 नेगेटिव कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2A कंसेंट्रेशन। तो ये जो है ये बिल्कुल किसके बराबर हो गया भाई, Ka के बराबर हो गया। देखो Ka की इस वैल्यू में और Ka मल्टीप्लाइड बाई Ka2 की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Ka1 विल बी इक्वल टू Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2 विल बी इक्वल टू Ka। ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर हमें पॉलीबेसिक एसिड का स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया जाए, स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, पहले स्टेप का है Ka1 और दूसरे स्टेप का है Ka2। तो स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हमें दे दिया जाए तो हम ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं उस एसिड का। इस तरीके से भाई हम लोग निकाल सकते हैं पॉलीबेसिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये था हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। अब यहाँ पर एक और बात समझो भाई, डाइबेसिक एसिड ये था हमारे पास, डाइबेसिक मतलब 2H प्लस आयन ये दे रहा था। अगर ट्राइबेसिक एसिड होता तो उसमें 3 स्टेप में डिसोसिएशन होता, वहां पर क्या होता भाई, Ka किसके बराबर हो जाता, Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2 मल्टीप्लाइड बाई Ka3, इतना ही फर्क वहां पे आने वाला था। उसमें भी बहुत सी टर्म ऐसे ही ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती और फाइनल वैल्यू जो होती तीनों के प्रोडक्ट की वो Ka के ही बराबर आने वाली थी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अगर पॉलीबेसिक एसिड भी है, डाई से भी अगर ज्यादा कोई
प्रोटॉन दे रहा है, 2 से ज्यादा प्रोटॉन अगर कोई दे रहा है, तो उसके लिए भी सेम तरीके से हम लोग ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकाल सकते हैं। तो ये था भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉली बेसिक एसिड। सिमिलर तरीके से हम लोग पॉली एसिडिक बेस के लिए भी निकाल सकते हैं। पॉली एसिडिक बेस का क्या मतलब हो जाएगा, देखो NaOH फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अब एक हाइड्रोक्सिल आयन एक ही एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, NaOH इज ए मोनो एसिडिक बेस। एक ही एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है ये बेस, इसलिए दिस इज ए मोनो एसिडिक बेस। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ये क्या होता है, ये एक डाई एसिडिक बेस है, ये दो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड भी होता है भाई, FeOH3, ये ट्राई एसिडिक बेस है, ये तीन तीन H प्लस आयंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास पॉली एसिडिक बेस भी होते हैं। इनके लिए भी क्या होगा भाई, अगर इस तरीके के बेस हमारे पास हैं, बेसिकली BOH2, ये कैसा बेस हमारे पास हो गया, ये एक डाई एसिडिक बेस हो गया। इसका भी स्टेप वाइज डिसोसिएशन होता है। पहले स्टेप में ये क्या करेगा, एक हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ देगा और BOH नेगेटिव बना लेगा। कुछ इस तरीके से इसका पहला स्टेप होगा। इसके लिए हम लोग जब निकालेंगे Kb, तो उसको Kb1 बोल देंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, BOH पॉजिटिव कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय BOH 2 की कंसंट्रेशन के। अगले स्टेप में ये क्या करेगा, अगले स्टेप में देखो, अगला स्टेप इसका कुछ ऐसे होगा, जो ये BOH पॉजिटिव इसने बनाया था, इसमें से एक और OH आयन निकल जाएगा और ये फाइनली बना लेगा B2 पॉजिटिव। ये इसका दूसरा स्टेप हो गया, ये भी इक्विलिब्रियम में ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग जब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, Kb2 बोलेंगे। वो कितना होगा, देखो Kb2 कितना हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, B2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मतलब BOH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। इसी रिएक्शन के लिए अगर हम लोग लिखना चाहते हैं भाई ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो कैसे होगा, वो मैं ब्राउन पेन से लिख देता हूं। ओवरऑल ये रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही है, B2 पॉजिटिव प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयंस। इस रिएक्शन का ओवरऑल जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसे Kb बोलेंगे, और वो किसके बराबर होगा, B2 पॉजिटिव OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BOH 2 की कंसंट्रेशन। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे भाई, Kb1 की मल्टीप्लाई जब कर देंगे Kb2 से, तो बहुत सी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी अपने पास। क्या क्या कैंसिल आउट होगा, देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ। इन दोनों की हमें करनी है मल्टीप्लाई, Kb1 की और Kb2 की करनी है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या कैंसिल आउट होने वाला है, BOH पॉजिटिव जो है, ये BOH पॉजिटिव जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में से, और Kb1 मल्टीप्लाइड बाई Kb2 ये सिंपली Kb के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाई एसिडिक बेस, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, तो अगर हमारे पास दे रखा है कोई डाई एसिडिक बेस और उसके स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दे दिए जाएं, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। पहले स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दिया जाए, ओवरऑल दे दिया जाए, तो सेकंड स्टेप का भी निकाल सकते हैं, ये रिलेशन बन जाएगा। अगर हमारे पास कोई ट्राई एसिडिक बेस होता लाइक फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसके लिए क्या हो जाता भाई, Kb1 मल्टीप्लाइड बाई Kb2 मल्टीप्लाइड बाई Kb3 हो जाता। जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन उसने लूज किए हैं, सारों का डिसोसिएशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर दी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉली एसिडिक बेस। ठीक है भाई, ऐसे ड्राइव करते हैं पॉली बेसिक एसिड के लिए और पॉली एसिडिक बेसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या होता है, देखो भाई
मैं आपको पहले इसका प्रोसेस समझाता हूं। मान लो हमारे पास कोई वीक एसिड था, CH3COOH। ये किस में डिसोसिएट होता? CH3COO नेगेटिव में और H प्लस में, इन दोनों के अंदर ये डिसोसिएट होने वाला है। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगी एसीटेट आयंस की, प्रोटॉन्स की और एसिटिक एसिड की भी। अब ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर रिएक्टेड साइड या प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन में कुछ भी हेरा फेरी कर दिया जाए, कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज कर दिया जाए, तो रिएक्शन अपने आप ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी कि वो इक्विलिब्रियम फिर से अचीव किया जा सके। कंसंट्रेशंस का जो एक कांस्टेंट रेशियो था प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो फिर से वैसा ही बनाया जा सके। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर H प्लस आयन लूज कर दूंगा, H प्लस आयन को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, कहीं से एक्स्ट्रा लाके ऐड कर दूंगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर वापस कम करना है तो इस रिएक्शन को बैक साइड में ले जाना पड़ेगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी जब बढ़ जाएगी तब वापस से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अचीव हो पाएगा। इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, रिएक्शन दूसरी तरफ चली जाएगी। इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, रिएक्शन इस तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन था, एसिटिक एसिड का यही सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट था। ठीक है भाई, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट था, तो यहाँ पर क्या क्या होगा भाई? एसीटेट आयन होंगे, H प्लस आयन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना चुके होंगे और एसिटिक एसिड हमारे पास होगा। मान लो यहां पर हमने डाल दिया एक सोल्ट CH3COO सोडियम एसीटेट हमने डाल दिया। ये स्ट्रॉन्ग होता है भाई, ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? एसीटेट आयन बन जाएंगे और Na प्लस आयन बन जाएंगे। तो मतलब पहले इस सॉल्यूशन में क्या क्या थे भाई? एसीटेट आयन पहले से थे, एसिटिक एसिड पहले से था, H3O पॉजिटिव भी पहले से था। जैसे ही हमने सोडियम एसीटेट इसके अंदर डाला तो एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट आयंस बहुत सारे हो गए। अगर एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी भाई? ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर रिएक्शन दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है, रिएक्टेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है भाई? डिसोसिएटेड फॉर्म से अनडिसोसिएटेड फॉर्म की तरफ ये रिएक्शन शिफ्ट हो रही है। इसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। डिसोसिएशन से जो आयंस बन रहे हैं, अगर उनके जैसे ही सिमिलर आयंस हम लोग ऐड कर दे रिएक्शन में, तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा, अनडिसोसिएटेड की तरफ रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। यही होता है कॉमन आयन इफेक्ट। सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग आयन which is composed of similar type of ion। अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी सिमिलर आयन दे रहा हो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। ये बताता है कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट हमें देखने को मिला। ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, देखते हैं भाई क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड इज 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5। एसिटिक एसिड हमारे पास था, उसका हो रहा था डिसोसिएशन। कैसे होता है भाई? एसीटेट आयन हमें मिल जाते हैं और H प्लस आयन हमें मिल जाते हैं। इसकी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01। रिएक्शन के बिगिनिंग में आयंस नहीं होंगे, इनकी कंसंट्रेशन जीरो ही होगी। थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। क्योंकि ये वीक एसिड है तो मान लेते हैं थोड़ी बहुत अमाउंट इसकी डिसोसिएट हो गई। कितनी डिसोसिएट हो गई? X मान लेते हैं। तो 0.01 मोलर में से X अमाउंट डिसोसिएट हो चुकी है, मतलब X अमाउंट में एसीटेट आयन बन चुके हैं और X अमाउंट में ही H प्लस आयंस भी बन चुके हैं।
अब यहाँ पर हमने क्या किया भाई, इसे हमने डाल दिया 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन में। HCl क्या करेगा, HCl स्ट्रोंग है, वो पूरा डिसोसिएट होने वाला है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा इनके अंदर। मतलब अगर हमने 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इनकी तो जीरो होगी। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, HCl पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, लास्ट में HCl बचेगा ही नहीं, सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में और H प्लस आयन में। तो क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.1। H प्लस आयन की भी कंसेंट्रेशन यहाँ कितनी हो जाएगी, 0.1। यहाँ पर हमें निकालना है भाई एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन, तो वो निकलेगी इक्विलिब्रियम से। देखो भाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं यूज करता हूँ ग्रीन पेन का। देखो इस रिएक्शन के लिए के क्या होगा, एसीटेट आयन कंसेंट्रेशन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है जाननी, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयन है H प्लस और सिमिलर आयन डोनेट कर दिया है एक स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोलाइट ने, जिसकी वजह से H प्लस आयन का यहाँ पर डिसोसिएशन जो है एसिटिक एसिड से वो बिल्कुल स्प्रेस हो जाएगा। एक तरीके से हम लोग ये मान लेंगे कि भाई जितना भी H प्लस आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो सिर्फ HCl की वजह से ही प्रेजेंट है, क्योंकि HCl अगर इतने ज्यादा H प्लस आयंस दे देगा बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एसिटिक एसिड H प्लस आयंस दे ही नहीं पाएगा। यहाँ पर इसकी कंसेंट्रेशन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जब H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे Ka की वैल्यू में, तो H प्लस के आयन की कंसेंट्रेशन हम लोग स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोलाइट वाली पुट करेंगे, ना कि वीकर इलेक्ट्रोलाइट वाली। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो Ka की वैल्यू हमें दे रखी है 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5। एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है। अब यहाँ पर क्योंकि H प्लस आयंस का कॉमन आयन इफेक्ट था, तो ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करती, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करती, डिसोसिएशन हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड कितना प्रेजेंट होगा अब इक्विलिब्रियम पर, जितना स्टार्टिंग में लिया था उतना ही प्रेजेंट हो जाएगा, जितना स्टार्टिंग में लिया था उतना ही प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुकी है, अनडिसोसिएटेड एसिड की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो ये स्टार्टिंग में हमने जितना लिया था उतनी कंसेंट्रेशन अब इसकी होगी, HCl डालने के बाद इतनी ही कंसेंट्रेशन इसकी होगी। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई भाई, 0.01। ये हो गई 0.01 मल्टीप्लाइड बाई H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, क्योंकि यहाँ पर तो अब H प्लस बने नहीं, HCl से इतने H प्लस आयन बन गए कि उनका लग गया कॉमन आयन इफेक्ट, जिस वजह से रिएक्शन चली गई बैक। तो H प्लस आयन एसिटिक एसिड से तो अब बचे ही नहीं, सारे HCl वाले ही बच गए। HCl वाले H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.1। अब आगे क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी, 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड जाने के बाद न्यूमरेटर में आ जाएगा। 0.1 यहाँ पर न्यूमरेटर में है, इस तरफ आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से निकल आएगी एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन। इसको अगर सोल्व करें तो कितना होगा भाई, ये 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -5 -5 और -2 हो गया -7 +1 हो गया -6। ये हो जाएगी एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन। दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट हमें इस तरीके से लगाना था। बिना HCl के डाले ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, HCl डालने के बाद H प्लस आयन के साथ में कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, रिएक्शन बैक चली गई, इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ा इक्विलिब्रियम पे, एसिटिक एसिड डिसोसिएट ही नहीं हो पाया, H प्लस आयन और एसिटेट आयन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए HCl के ऐड करने की वजह से।
तो ये हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर हमारे पास। यहाँ पर आप लोग ये नहीं सोच सकते कि हमने इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको यही हो सकती है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो यहाँ पर थी हमने बिल्कुल जीरो ही मान ली थी, हमने टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन सिर्फ HCl वाली कंसीडर करी थी। अगर एसीटेट आयन कंसंट्रेशन इतनी है तो यहाँ पर इस H प्लस की भी तो कंसंट्रेशन इतनी ही होनी चाहिए। देखो भाई यहाँ पर मैंने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन टोटली कौन सी मान ली, इस वाली मान ली। अगर 0.1 से हम कंपेयर करें 10 रेज टू द पावर -6 को तो ये कितना आएगा 0.00001 ऐसा कुछ आएगा। तो 0.1 से वो बहुत छोटा नंबर है। अगर हमें यहाँ पर लिखनी है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी होगी 0.1 प्लस 0.00001। वो नंबर इतना छोटा है उसको इस 0.1 में ऐड करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए H प्लस आयन जो कॉमन आयन होता है उस कॉमन आयन की कंसंट्रेशन आप लोग स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोलाइट वाली लिख देना, काम चल जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली वीकर इलेक्ट्रोलाइट की में तो वो कंसंट्रेशन ना के बराबर ही बचेगी, लेकिन थ्योरेटिकली समझो ये कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो नहीं है, इतनी ही है, लेकिन ये बहुत कम है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं भाई, नीट 2000 का। इसमें क्या पूछा गया है, करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड जो होता था H2A जो होता था वो दो स्टेप में डिसोसिएट होता था, H प्लस प्लस HA नेगेटिव। अगले स्टेप में क्या होता था, HA नेगेटिव दैट गिव्स H प्लस प्लस A2 नेगेटिव। इस तरीके से दो स्टेप में वो डिसोसिएट होता था। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट होता था Ka1, इसके लिए होता था Ka2। इन दोनों का रिलेशन हमें बताना है, क्या ये दोनों बराबर होंगे, इनमें से कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, क्या इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। जी नहीं, देखो प्रोडक्ट तो इनका बराबर होता था किसके, ओवरऑल के, तो प्रोडक्ट तो इनका 1 के बराबर नहीं होगा, डी ऑप्शन तो गलत है। मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई। पहला प्रोटॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है, हर एसिड में ऐसा ही देखा जाता है। हाउएवर इसका जो रीजन है, पहला प्रोटॉन आसानी से क्यों निकलता है, दूसरा मुश्किल से क्यों निकलता है। देखो भाई यहाँ पर आप लोग सीधी सी बात क्या कंसीडर कर सकते हो, रिएक्टेंट में एक स्पीसीज है, आयोनिक प्रोडक्ट में दो है। तो यहाँ पर और ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ हमेशा रिएक्शन जाती है। मोलिक्यूल पर ओवरऑल चार्ज जितना कम हो उतना ही स्टेबिलिटी रहती है। यही बात मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से भी समझा सकता हूँ। मान लो H2SO4 हमारे पास है, ये हो गया H2SO4 हमारे पास। पहला आयन निकलने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो, ये H प्लस आयन कितनी आसानी से निकलेगा ये इस आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कोई एसिड कितना एसिडिक होगा ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये जो एनायन है ये अच्छा खासा स्टेबल है भाई, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन वगैरह की वजह से काफी स्टेबलाइज्ड होता है। यहाँ पर अगर एक और H प्लस आयन निकाल दें और यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, दोनों के अंदर दोनों कम जाएंगे रेजोनेंस के अंदर। अभी ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये दो और ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर जा सकता है, लेकिन उस टाइम क्या हो जाएगा, दो दो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो ये अपना प्रोटॉन लूज करके जो अगला एनायन बनाने वाला है वो एनायन बहुत कम स्टेबल होगा भाई। ये तो है ही सबसे ज्यादा स्टेबल, ये हो जाएगा मीडियम स्टेबल और ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल। स्टेबल से कम स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, थोड़े बहुत चांसेस हैं। मीडियम स्टेबल से बिल्कुल लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर चांसेस और भी कम हो जाते हैं। यही रीजन है कि पहला प्रोटॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है, दूसरा निकालना मुश्किल होता है। अगर पहला प्रोटॉन निकालना आसान है मतलब पहले H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी कंपैरेटिवली, ये डिसोसिएट ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अगर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई और वीक एसिड के लिए हमने कुछ इस तरीके से नीचे वाली रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन के होने से पहले हमारे पास ऑलरेडी H प्लस आयन है,
तो पहले जो H प्लस आयन निकला था ना, वो दूसरे H प्लस आयन के साथ कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा और दूसरे H प्लस को रिएक्शन में निकलने ही नहीं देगा। तो पहला जो H प्लस आयन था वो डिसोसिएशन नहीं होने देगा दूसरा। यही रीजन है, पहला प्रोटॉन आसानी से निकलता है लेकिन दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और इस तरीके से स्टेबिलिटी से समझ लो दोनों ही रीजन से कम निकल पाता है। सेकंड डिसोसिएशन इज हार्डर, स्टेप बाय स्टेप अगर ट्राई बेसिक एसिड होता तो तीसरा सबसे मुश्किल से निकलता। यहाँ पर हमेशा ही क्यों हो, क्योंकि पहला H प्लस आयन आसानी से निकल रहा है, इस रिएक्शन में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब Ka1 ज्यादा है। Ka1 क्या है? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई Ha कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2A कंसेंट्रेशन। तो Ka की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी और Ka2 की वैल्यू हमेशा कम होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझना पड़ेगा और फिजिकल केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो। यहाँ पर कैसे समझा है? कॉमन आयन इफेक्ट से, और यहाँ पर कैसे समझा है भाई? हमारे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। तो दोनों से ही सेम ही आंसर आएगा, Ka1 विल बी लार्जर देन Ka2। तो ये था भाई हमारे पास नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर हमारे पास कोई सोल्ट प्रेजेंट है, उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा दें, उसे वाटर में डिसोल्व कर दें, तो उसकी पीएच फिर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे भाई हम लोग आने वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।